रात के वक्त लालवांगजी पहाड़ी के किनारे पर खड़े कुछ सोच रहा था। वो हिलिंग पेट्राक के उसके प्रति रवैये से बहुत ही ज़्यादा हैरान है। वो समझ नहीं पा रहा कि हिलिंग पेट्राक का व्यवहार उसके प्रति ऐसा क्यों है। क्या कोई बात है जो उसे पता नहीं है, जो हिलिंग पेट्राक और कल्टीवेशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। यहाँ मौजूद बाकी किसी भी इंसान की आंखों में उसने वो नफरत और बेचैनी नहीं देखी जो हिलिंग पेट्राक की आंखों में उसे देखते हुए नजर आती है। आखिर उसकी क्या वजह है, वो ये जानना चाहता है, क्योंकि पता नहीं क्यों हिलिंग पेट्राक का ये ठंडा व्यवहार लालवांगजी को अपने लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। तभी शाओशिनचैन उस केव से बाहर आता है जो जो उसे और लालवांगजी को रहने को दी गई है। वो अकेले खड़े लालवांगजी के पास आता है और कहता है, लालवांगजी, तुम यहाँ तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर ठंड है, अंदर चलो। लालवांगजी कहता है, शाओशिनचैन, मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहता हूँ। शाओशिनचैन लालवांगजी के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, लालवांगजी, क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो तुम? लालवांगजी अपना सर ना में शेक कर देता है और कहता है, कुछ नहीं। शाओशिनचैन कहता है, क्या तुम अभी भी हिलिंग पेट्रा के बारे में ही सोच रहे हो? लालवांगजी, उनकी बातों को सुनकर भूल जाया करो। शायद वो हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए उनका बर्ताव हमारे लिए ऐसा होगा। ज़्यादा मत सोचो और चलो चलकर सोते हैं। रात ज़्यादा हो गई है, कल हमें फिर मैदान भी तो पहुंचना है। मास्टर ने बुलाया है, कल से हमारा अभ्यास शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? लालवांगजी बस नोट कर देता है और दोनों केव के अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सभी मैदान में जमा होते हैं। लालवांगजी और शाओशिनचैन वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। उन दोनों के अलावा यहाँ और भी युवा विद्यार्थी मौजूद थे, जिनके साथ शायद लालवांगजी और शाओशिनचैन को अभ्यास करना होगा। यहाँ पर अभी कोई भी मास्टर नहीं आए हैं, सभी को उन्हीं के आने का इंतज़ार था। यहाँ पर मौजूद बाकी ओमेगा बहुत ही एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। लालवांगजी लालवांगजी को उनकी इस एक्साइटमेंट का मतलब नहीं पता। तभी एक ओमेगा कहती है, वो देखो वहाँ, शायद हिलिंग पेट्राक और बाकी मास्टर्स आ रहे हैं। मुझे बताओ, मैं आज सुंदर तो दिख रही हूँ ना? क्या हिलिंग पेट्राक आज मेरी तरफ देखेंगे? दूसरी ओमेगा कहती है, नहीं, वो मेरी तरफ देखेंगे। लालवांगजी और शाओशिनचैन को अब जाकर इनके चेहरे की इस चमक का मतलब पता चला था। ये ओमेगास हिलिंग पेट्राक को एडमायर करती हैं। सारे ओमेगा मास्टर और अल्फ़ा मास्टर यहाँ पर आ चुके थे। सभी ठीक से खड़े हो जाते हैं और मास्टर को झुककर ग्रीट करते हैं। हिलिंग पेट्राक बीच में खड़ा था और उसके एक तरफ चारों ओमेगास और एक तरफ चारों अल्फ़ास खड़े हुए थे। विवशान शोयांग की तरफ देखता है और शोयांग उसके इशारे को समझ सामने आकर खड़ा हो जाता है और सभी को सारे इंस्ट्रक्शन बताने लगता है। उसकी सारी कही बातों में लालवांगजी का ध्यान एक ही बात ने अपनी ओर आकर्षित किया था। वो ये थी कि 2 महीने की शिक्षा के बाद इम्तिहान में जो भी प्रथम स्थान पर होगा, उसे खुद से अपना मास्टर चुनने का अधिकार होगा। वो जिसे चाहे उसे अपना मास्टर चुन सकता है, चाहे वो कोई ओमेगा हो या फिर अल्फ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो मास्टर भी विद्यार्थी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। उन्हें उसे अपना शिष्य मानकर उसके आगे की उच्च शिक्षा का जिम्मा लेना होगा। अब देखना ये होगा कि वो खुशनसीब कौन है जिसे खुद से मास्टर चुनने का मौका मिलेगा। आज से ही आप लोगों की शिक्षा आरंभ हो जाएगी, जिसमें सारे ही मास्टर आपको शिक्षा देंगे। इस बात को जानकर सभी की आंखें चमक उठती है। खुद से मास्टर चुनने का मौका, ये तो कमाल की बात है। सभी इसके लिए एक्साइटेड नज़र आ रहे थे और लालवांगजी, उसके चेहरे पर भी कुछ बदला था। इस बात को जानकर वो अपनी नज़रों को विवशान की तरफ करता है
और विवोशान को जब लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो भी अपनी नज़र उस तरफ करता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वुशान को जब वो बात याद आती है तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। लानवांगजी एक अलग सी नफरत विवुशान की आंखों में देख पा रहा था अपने लिए। विवुशान बिना किसी से कुछ कहे वहां से फ्लाई करके चला जाता है। लानवांगजी बस उसे जाते देख रहा था। वो अब विवुशान को जानना चाहता है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो जो दिखाते हैं वो असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं हैं। वो अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए बैठे हैं जिनके बारे में लानवांगजी जानना चाहता है। वो उसी तरफ देखते हुए अपनी ही सोचों में गुम था, तभी उसे एक आवाज़ अपने होश में लाती है। राजकुमार लान। लानवांगजी अपने सामने देखता है। वहाँ पर चुवैनिंग, शेलियान, जाओ जिसु और शहनशाह खड़े हुए थे। वो उन्हें झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर। चुवैनिंग कहता है, राजकुमार लान, आप अब क्या सोच रहे हैं? क्या आपको रात में कबीले में रहने पर कोई परेशानी का सामना करना तो नहीं पड़ा? अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बेझिझक कह सकते हैं। लानवांगजी कहता है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। ऊपर से हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। शीलियन कहता है, नहीं राजकुमार, इसमें शुक्रिया जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। लानवांगजी कहता है, जी मास्टर। शहनशाह कहता है, राजकुमार लान, आपने अभी जो घोषणा हुई उसके बारे में जान ही लिया होगा। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि भले ही मैंने आपको अपना ऋषिपद स्वीकार किया है, लेकिन अगर आप विजेता होते हैं तो आप अपने मुताबिक जो भी मास्टर को अपनी उच्च शिक्षा के लिए चुनना चाहते हैं, उसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ऋषिपल हैं तो आपको मुझे ही अपना मास्टर स्वीकार करना होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? दानवांगजी हैरानी से शहनशाह को देखता है। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? शहनशाह उसके चेहरे में हैरानी को भाप लेता है। वो कहता है, हाँ राजकुमार लान, आप जिसे चाहें उसे अपना मास्टर मान सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो या ओमेगा। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लानवांगजी शहनशाह को बो कर कहता है, जी मास्टर। शहनशाह नोट कर देता है। शिलियन कहता है, राजकुमार लान, आज से आप सभी का अभ्यास शुरू हो जाएगा, तो क्या आप तैयार हैं? लानवांगजी कहता है, जी मास्टर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उस दिन के बाद से ही सभी के साथ लानवांगजी की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। उन सभी को लगभग सारे ही मास्टर अपने अपने मुताबिक शिक्षा दिया करते थे, बस यान वोशे और विवोशान को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों का तय था कि वो सिर्फ उन विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे जो डेमोनिक कल्टीवेटर को ही आगे तक जारी रखेंगे, क्योंकि प्योर कल्टीवेशन सिखाने के लिए पहले ही बहुत से मास्टर हैं, तो वो उसमें भीड़ बढ़ाकर क्या ही करेंगे। इसीलिए वो दोनों कुछ समय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया करते थे और बाकी के वक्त कबीले से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया करते थे। वो भी संभालना ज़रूरी था। सभी का अभ्यास चल रहा था। लानवांगजी ने शिक्षा के दौरान हेलिंग पेट्राक की शिक्षा नीति, युद्ध नीति के बहुत से चर्चे सुन लिए थे, खासकर ओमेगा से, जिनके मुंह में बस हेलिंग पेट्राक का ही नाम रहा करता था। लेकिन लानवांगजी ने हेलिंग पेट्राक की युद्ध कुशलता के सिर्फ चर्चे ही सुने थे, देखा कभी नहीं। हेलिंग पेट्राक बहुत कम ही मैदान में आया करते थे, क्योंकि उनका शिक्षा का समय शाम के वक्त होता था, जहाँ वो डार्क पावर के बारे में बताया करते थे। तब लानवांगजी तो अपनी उसी केव के पास अपना अभ्यास किया करता था। उनके प्रशिक्षण का समय सुबह सुबह होता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लानवांगजी ने अपना सारा समय अपनी युद्ध कला के अभ्यास में लगा दिया था। उसका ध्यान यहाँ वहाँ ना होकर बस एक ही चीज़ में टिक गया था। वो थी उसकी बेचैन। लानवांगजी की शॉर्ट फाइटिंग की स्पीड लाजवाब थी। वो कहीं ना कहीं से खुद की ही नई स्किल्स बना लिया करता था। अभी उन्हें बिना स्पिरिचुअल पावर के शॉर्ट फाइटिंग सिखाई जा रही है। स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना अभी सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिसे कंट्रोल करना वो अभी सीख भी रहे हैं। लेकिन लानवांगजी,
वो कुछ किताबों की मदद से अपने स्पिरिचुअल पावर को मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी हद तक कंट्रोल करना और उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना भी सीख गया है। और लालवांगजी की युद्ध कला में ये प्रगति किसी की नज़रों से बची भी नहीं है। सभी लालवांगजी की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर हैरान हैं। एक महीने में एक महीने में ही वो सब कुछ सीख गया है, जो बाकी के विद्यार्थियों को सीखने में 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन नियम सभी के लिए बराबर है, इसीलिए लालवांगजी को 1 महीना और देना होगा, भले ही वो सब कुछ सीख गया है। लेकिन उच्च प्रशिक्षण के लिए उन्हें वो प्रतियोगिता को पार करना होगा, सभी के साथ। उसके बाद ही उनका असली संघर्ष शुरू होगा। 2 महीने भी बीत जाते हैं। आज है उनकी वो प्रतियोगिता जिसके बाद सभी के रास्ते अलग-अलग हो जाएंगे और देखना ये होगा कि कौन वो पर्सन होगा जिसे खुद से मास्टर चुनने का मौका मिलेगा। और प्रतियोगिता सीधी-सी थी, तीरंदाजी और तलवारबाजी। प्रतियोगिता सभी की होने वाली थी, वो भी साथ में, प्योर कल्टीवेटर हो या फिर डार्क कल्टीवेटर। सबसे पहले तीरंदाजी का मुकाबला होता है, जिसमें कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अब बचे थे 10 लोग, जिनके बीच होना था तलवारबाजी का मुकाबला। 2-2 के ग्रुप बनाए जाते हैं। तलवारबाजी के मुकाबले से भी 5 लोग बाहर हो जाते हैं, जो अपने सामने वाले प्रतियोगी से हार गए थे। अब बच गए थे सिर्फ 5 लोग और उन 5 लोगों में सिर्फ 2 ओमेगा शामिल थे और वो थे लानवांगजी और शाओशिनचेन और बाकी 3 अल्फा थे। इनके बीच भी तलवारबाजी का मुकाबला होता है और आखिरी में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक लानवांगजी और एक अल्फा जो कि डेमोनिक कल्टीवेशन का विद्यार्थी है, मतलब विवशान का विद्यार्थी है। सभी की नज़र मैदान पर खड़े उन 2 लोगों पर थी। कौन विजेता होगा उन दोनों में से? सभी के मन में यही सवाल है। विभूषण भी वहाँ मौजूद था। यानवशी विभूषण को देखता है और उसके नज़दीक जाकर कहता है, क्या लगता है, कौन विजेता होगा? तुम्हारा विद्यार्थी दाइमो या फिर राजकुमार लानवांगजी? वैनकेजिंग ने ये सुन लिया था। वह कहता है, मैं बताऊं कौन विजेता होगा? राजकुमार लानवांगजी, क्योंकि शायद आप लोगों ने उनकी युद्ध कला नहीं देखी। वो आप लोग अभी देख लेंगे। विभूषण टेढ़ी नज़रों से उसे देखता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मुकाबला शुरू हो जाता है। लानवांगजी के सामने वाला अल्फा बेशक कमाल है, लेकिन लानवांगजी वो अपने स्किल्स को इतना एडवांस कर चुका है कि उसके सामने ये अल्फा ज़्यादा देर तो नहीं टिक पाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लानवांगजी को ज़्यादा समय नहीं लगता उस अल्फा को हराने में। वैनकेजिंग कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। विभूषण और यानवशी एक दूसरे को देखते हैं। ये इस ओमेगा ने कैसे किया? इसका लड़ने का तरीका अलग था। हुआ चैंग कहता है, राजकुमार लान ने खुद इन स्किल्स को सीखा है। पहले हम भी हैरान हुए थे, लेकिन अभी वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं बाकी विद्यार्थियों से। यानवशी नोट करता है और कहता है, ये ओमेगा बाकियों से अलग है। मोरान कहता है, अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा राजकुमार लान का मास्टर। लानवांगजी को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। अभी सारे विद्यार्थी लाइन से खड़े हुए हैं और उनके सामने उन सभी के 8 मास्टर खड़े हुए हैं। वैनकेजिंग अपने फैन से हवा करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता हैं लानवांगजी। आपकी युद्ध कला वाकई काबिल तारीफ है लानवांगजी। लानवांगजी वैनकेजिंग को अपना सर झुकाकर धन्यवाद करता है। जो वैनिंग कहता है, जैसा तय किया गया था उस मुताबिक लानवांगजी आपको पूरा अधिकार है, खुद से अपने गुरु को चुन सकते हैं। आइए, सामने आइए। लानवांगजी शाओशिनचेन को देखता है, जो उसके साइड में है। शाओशिनचेन स्माइल के साथ कहता है, लानवांगजी जाओ ना। लानवांगजी नोट करता है और सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो जो सोचकर आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था, वो मौका आज उसके सामने है। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। सभी लानवांगजी के चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। सभी उत्सुक भी थे ये जानने को कि लानवांगजी किसका चुनाव करता है। लानवांगजी अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। वो ठीक विभूषण के सामने आकर नील डाउन हो जाता है और अपनी तलवार को अपने हाथों में लेके आगे कर कहता है,
मैं मास्टर शहनशाह का डिसिपल लान वांगची, मास्टर हीलिंग पेट्रियार्क विवुशान को अपना गुरु मानता हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लान वांगची के इस फैसले से वहाँ मौजूद विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सभी को बड़ा झटका लगता है। वेनकेजिंग और मोरान तो खुले मुंह के साथ लान वांगची को देख रहे थे। क्या इस ओमेगा को जरा भी डर नहीं? ये तो शेर के मुंह में जाना वो वाली बात हो गई। सभी ओमेगा हैरान थे लान वांगची के इस फैसले पर और साथ में थोड़े टेंस भी लग रहे थे। हीलिंग पेट्रियार्क को अपना मास्टर चुनना ये बहुत बड़ी बात है। वो सच से अनजान है लेकिन हीलिंग पेट्रियार्क उन्हें सब खबर है। अब अब आगे क्या होगा? लान वांगजी अभी भी सर झुकाए विवुशान के सामने नील डाउन था। वो हीलिंग पेट्रियार्क के आदेश का इंतजार कर रहा है। विवुशान वो तो लान वांगजी के इस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ज़रा भी ना बदले थे, बल्कि उसका चेहरा अब तो और भी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा था। सभी का ध्यान उन दोनों पर ही था। बस इंतज़ार है तो हीलिंग पेट्रियार्क के रिएक्शन का। आखिर वो क्या लान वांगजी को अपना शिष्य बनाएंगे? क्योंकि हीलिंग पेट्रियार्क के कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को लेकर नफरत से हर कोई वाकिफ है। विवुशान थोड़ी देर तक और शांत रहता है और फिर एक ठंडी आवाज़ में कहता है, एक आखिरी मौका मैं देता हूँ तुम्हें। चाहो तो अपना फैसला अभी बदल लो, वरना बाद में पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लान वांगजी इस पर बिना एक पल सोचे कह देता है, मैंने अपना फैसला ले लिया है मास्टर, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। विवुशान थोड़ी देर उसे ही देखता रहता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर लान वांगजी की तलवार पर अपना हाथ रख देता है और बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी ने इसे महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठती हैं। हीलिंग पेट्रियार्क ने तलवार पर अपना हाथ रखा, मतलब वो उसे अपना शिष्य मान चुके हैं। लान वांगजी अपने घुटनों पर ही था। सभी लोग उसके पास आ गए थे। शाओ शिनचैन लान वांगजी को अपनी जगह पर खड़ा कर कहता है, लान वांगजी, तुमने तुमने मास्टर हीलिंग पेट्रियार्क को अपना गुरु बनाना चाहा। लान वांगजी बस अपना सर हिला देता है। साओ जिसु कहता है, राजकुमार लान, आपने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है ना? क्योंकि हीलिंग पेट्रियार्क उनका तरीका बहुत ही अलग होगा। लान वांगजी अपना सर झुकाकर कहता है, मुझे सब कुछ मंजूर है मास्टर, आप बेफिक्र रहें। अब कोई कुछ नहीं कहता। वो दिन निकल जाता है। दूसरा दिन लान वांगजी एक पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। आसपास पेड़ हैं, पास में एक झरना भी है। उसके यहाँ आने का कारण ये है कि उसके गुरु हीलिंग पेट्रियार्क ने उसे यहाँ पर उपस्थित रहने का कहा था। वो यहीं पर उसे आगे की शिक्षा देने वाले हैं। लान वांगजी उस जगह पर आकर खड़ा हो गया था। वो हीलिंग पेट्रियार्क के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक और थोड़ी हलचल होती महसूस होती है। वो उस तरफ पलटता है। सामने हीलिंग पेट्रियार्क अपने हाथों को बैक में फोल्ड किए उसकी तरफ ही आ रहे थे। आंखें खाली है हमेशा की तरह। वो लान वांगजी के सामने थोड़ी दूरी पर आकर खड़े हो जाते हैं। लान वांगजी हीलिंग पेट्रियार्क को 90 डिग्री बोकर कहता है, मास्टर। विभूषण कुछ नहीं कहता। वो लान वांगजी को क्रॉस कर आगे बढ़ जाता है। वो अपनी उसी ठंडी आवाज़ में कहता है, क्या तलवारबाजी के अलावा भी तुमने कुछ सीखा है? लान वांगजी पलटकर उशियान को देखता है और कहता है, जी मास्टर। तलवारबाजी के अलावा मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को काबू कर सकता हूँ और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी तलवारबाजी कर सकता हूँ। उशियान कहता है, अच्छा, तो फिर देख लेते हैं कि तुम कितना अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मेरे सामने टिक पाते हो। यह कहकर उशियान अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथ में एक ताकतवर तलवार आ जाती है, जो उसकी तलवार सुइबियन है। लान वांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर उस तलवार को देख रहा था। वो दिखने में ही पावरफुल लगती है और उसके अंदर से काला धुआं भी निकल रहा है, जो उसकी ईविल पावर को दर्शाता है। उशियान अपने दूसरे हाथ में जो चेंचिंग है, उसे वैनिश कर अपनी तलवार को मायान से बाहर कर लेता है। लान वांगजी समझ गया था कि हीलिंग पेट्रियार्क क्या चाहते हैं। वो भी अपने बेचन को निकाल लेता है। उशियान कहता है, अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वार करो। और लान वांगजी उशियान के कहे अनुसार
वैसा ही करता है, लेकिन वो मुश्किल से 30 सेकंड ही उसके सामने टिक पाता है। और दूसरे पल वुशान की तलवार लान वांगजी की गर्दन पर थी और लान वांगजी जमीन पर। वुशान अपनी तलवार को पीछे कर कहता है, देखो, जरा देर भी तुम मेरे सामने टिक नहीं पाए कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो। लान वांगजी तो बिल्कुल शौक जमीन पर ऐसे ही लेटा हुआ था। उसकी 2 महीने की शीख हीलिंग पेट्राक के आगे जरा देर भी नहीं टिक पाई। वो हीलिंग पेट्राक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इससे साफ पता लग रहा है कि हीलिंग पेट्राक कितने पावरफुल और अनुभवी हैं। लान वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं मास्टर, मैं मेहनत करूँगा। मैं खुद को आपका शिष्य कहलाने के लायक बनाऊँगा। बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। विभूषण मौकंगले कहता है, वक्त? देखते हैं कितना वक्त लगता है तुम्हें मेरे बराबर खड़े होने में। खैर, अभी जो मैं बताऊँगा उन्हीं तरीकों का अभ्यास करो। कल तीरंदाजी के बारे में देखेंगे। लान वांगजी कहता है, जी मास्टर। आज का दिन लान वांगजी का उन गलतियों को सुधारने में निकल जाता है जो वो इतने दिनों से अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते आ रहा था। धीरे धीरे आगे चलकर लान वांगजी को पता लगने लगा था कि हीलिंग पेट्राक एक नायाब गुरु है। उनसे शिक्षा अर्जित करना सौभाग्य की बात है, लेकिन ये सौभाग्य लान वांगजी को ही मिला। लान वांगजी ने बस इस कारण से हीलिंग पेट्राक को अपना गुरु माना था कि वो उनके बारे में जान सके, उन्हें समझ सके, उनकी उसके साथ क्या समस्या है इस बारे में पता कर पाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कारण की वजह से उसे इतना अच्छा गुरु मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि हीलिंग पेट्राक का वो सख्त लहजा, ठंडी आंखें और उनके उनके कटु वचन वो लान वांगजी के लिए नहीं बदले थे। लेकिन लान वांगजी धीरे धीरे इनमें भी अपने आप को ढालने लगा था। अभी लान वांगजी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा है। तीरंदाजी तो उसे आती है, लेकिन वो 5 तीरों को एक साथ चलाने का अभ्यास कर रहा है। हीलिंग पेट्राक ने उससे कहा कि ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे कैसे हार मान जाए। वो ये करके ही रहेगा। वो कई बार कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे ये हो ही नहीं रहा है। तभी उसे हीलिंग पेट्राक की आवाज़ आती है, मैंने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। लान वांगजी पीछे पलटता है। वो हीलिंग पेट्राक को ग्रीट कर कहता है, मास्टर, आप आ गए। विभूषण कोई जवाब नहीं देता। लान वांगजी कहता है, मास्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ। बस एक बार अगर आप मुझे सिखा दें तो मैं इसे करना सीख जाऊँगा। मैंने आपको 5 तीरों का एक एक बार इस्तेमाल करते देखा। मैं भी ये करना चाहता हूँ। मुझे भी ये सीखना है। विभूषण थोड़ी देर उसे ही देखता रहता है। लान वांगजी पहले विभूषण से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि विभूषण की नज़रों से ही वो सहम जाया करता था। लेकिन अब लान वांगजी के मन में जो भी आता है, वो विभूषण से कह देता है। वो उससे अब डरा नहीं करता। वो तो कभी कभी उससे जिद तक कर लिया करता है, और उसके बाद फिर उसे विभूषण की बातें सुनने को मिलती, जिन्हें वो कुछ देर तक तो सोचता रहता है, फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देता है। और विभूषण को लान वांगजी की ये हरकतें बहुत ही इरिटेट करती, जैसे कि अभी कर रही है। उसका यूँ मुंह बनाकर ये कहना कि उसे 5 तीर एक साथ चलाना सिखाए। विभूषण के दिमाग में बस एक ही शब्द आता है लान वांगजी के लिए, जिद्दी कहीं का। लान वांगजी कहता है, मास्टर, बस एक बार आप मुझे बता दीजिए। विभूषण अपनी आई रोल कर कहता है, सीधे खड़े हो जाओ। लान वांगजी तुरंत तीर चलाने की पोजीशन पर खड़ा हो गया था। वुशान लान वांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लान वांगजी वैसा ही करता है, लेकिन उसकी उंगलियां ठहर नहीं पा रही थी तीर पर। वो 5 तीर को संभाल नहीं पा रहा था, और शायद उससे गलती यहीं पर हो रही थी। और वुशान लान वांगजी की इस गलती को जान गया था। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो आगे भी वो ऐसी ही गलती करते रहेगा। वुशान लान वांगजी के करीब आ जाता है, जिसे लान वांगजी ने महसूस किया, और इससे अचानक ही लान वांगजी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो अपना हेड टर्न कर वुशान को देखता है। वुशान की नज़र भी उस पर जाती है, लेकिन वो तुरंत अपनी नज़रों को उससे हटा लेता है। वो अपना ध्यान लान वांगजी के हाथों की तरफ करते हुए कहता है,
तुम्हारे उंगलियों की पकड़ तीरों पर सही नहीं है। लानवांग जी अपनी नज़रें हाथों पर करता है। वो अपनी उंगलियों को ठीक से उस पर नहीं जमा पा रहा था। बार बार उसकी उंगलियां उससे फिसल रही थी। ओशियान ये देखकर अपने हाथों को लानवांग जी के हाथ की तरफ आगे बढ़ाता है। इससे वुशियान जो लानवांग जी के पीछे ही था, उसका चेस्ट लानवांग जी की बैक से टच हो जाता है। इससे लानवांग जी की बॉडी में अजीब सी सिहरन पैदा होती है। लानवांग जी इस टच के उसकी बॉडी पे असर से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था कि वुशियान अपने हाथों को लानवांग जी के हाथों पर रख देता है, जो लानवांग जी के संभलने के लिए और भी मुश्किल हो गया था। वुशियान लानवांग जी की उंगलियों को तीरों पर और उसके हाथ की डायरेक्शन को सही कर कहता है, अब निशाना लगाओ। लेकिन लानवांग जी, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो अपने अंदर की हलचल को उसको ही सामान्य करने में लगा हुआ था, जो वुशियान के एक टच से उसके अंदर पैदा हुई है। आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है? वुशियान तो लानवांग जी की हालत से पूरी तरह बेखबर है। वो जब लानवांग जी का कोई भी रिएक्शन नहीं पाता तो वो ज़ोर से उसका नाम लेता है, लानवांग जी। लानवांग जी इससे फ्लिंच हो उठता है। वो कहता है, हाँ हाँ मास्टर। वुशियान कहता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लानवांग जी कहता है, नहीं नहीं, कहीं नहीं। वुशियान कहता है, तो फिर जैसा मैंने बताया वैसा करो। लानवांग जी कहता है, जी जी मास्टर। लानवांग जी अपना ध्यान अपने हाथों की पकड़ पर करता है। ये थोड़ी अलग है, तो क्या यही सही तरीका है? वुशियान कहता है, अब उस पत्थर पर निशाना लगाओ। लानवांग जी वैसा ही करता है और सरप्राइजिंगली उससे ये हो गया। वो स्माइल के साथ वुशियान के हाथों को पकड़कर लगभग उछलते हुए कहता है, मुझसे ये हो गया मास्टर। आपने देखा, मैंने ये कर दिया। लानवांग जी को होश भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। वुशियान इससे शॉक। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि अगले पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में न लानवांग जी ने सोचा और न ही वुशियान ने। लानवांग जी झरने के पास वाली नदी के किनारे पर खड़ा निशाना लगा रहा था और एक्साइटमेंट में वो ध्यान ही नहीं दे पाया कि नीचे फिसलन है, और उसी वजह से लानवांग जी वुशियान को साथ लेकर ही पानी में गिर जाता है। पानी थोड़ा गहरा था और लानवांग जी को तैरना भी नहीं आता था। वुशियान तो पानी के ऊपर आ गया था, लेकिन लानवांग जी, वो ऊपर नहीं आ पाया था। वुशियान अपने आसपास देखता है, लानवांग जी नहीं है। वो वापस से गहराई पर जाता है और इस बार लानवांग जी को अपने साथ लेकर पानी के ऊपर आता है। लानवांग जी जोर जोर से खांस रहा था। वो वुशियान के रोप्स को टाइटली पकड़ लेता है। वुशियान का एक हाथ लानवांग जी की कमर के अराउंड सिक्योरली रैप था। वो जान गया था कि लानवांग जी को तैरना नहीं आता। लानवांग जी के मुंह में थोड़ा पानी चला गया था। वो अभी भी खांसे जा रहा है। वुशियान धीरे से अपने दूसरे हाथ से लानवांग जी की बैक को थोड़ी देर रब करता है। जब लानवांग जी नॉर्मल होता है, तो वुशियान उसे लेकर पानी से बाहर आ जाता है। वो लानवांग जी को एक पत्थर पर बैठाता है और कहता है, क्या एक भी दिन ऐसा होगा जब तुम कोई मुसीबत खड़ी ना करो? लानवांग जी अपना सर नीचे कर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मेरा ध्यान नहीं था कि नीचे फिसलन है। वुशियान मॉकिंगली कहता है, तुम्हारा ध्यान होता ही कहाँ है? जरा सा काम क्या कर लिया, उसमें इतनी खुशी हो गई कि आसपास की चीज़ों को ही भूल गए। लानवांग जी मुंह लटकाते हुए कहता है, मास्टर, अब भूल भी जाइए, गलती से हो क्या? आप हर दिन किसी न किसी बात पर मुझे सुनाते हैं, क्या आप इससे थक नहीं जाते? वुशियान का दिमाग इससे और ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो लानवांग जी की तरफ पलटकर गुस्से से कहता है, क्या कहा तुम? लेकिन वुशियान के शब्द उसके मुंह में ही रह जाता है जब वो लानवांग जी को देखता है, जिसके ब्लैक रोब्स उसकी बॉडी से चिपक गए हैं। वो तुरंत लानवांग जी से पलट जाता है। लानवांग जी पहले तो वुशियान के इस रिएक्शन को समझ नहीं पाता कि वो कहते कहते क्यों रुक गए, लेकिन जब वो अपनी नज़रें नीचे कर अपने आप को देखता है, तो उसे इसका कारण समझ आता है। उसके हाथ अपने रोब्स पर टाइट हो गए थे। वो वहाँ से उठते हुए कहता है, मास्टर, वो मुझे जाना होगा। यह कहकर वो मुड़ जाता है जाने को, लेकिन वो श्यान कहता है, रुको, क्या इस हालत में कभी ले जाओगे तुम? लानवांग जी कुछ नहीं कहता। वो श्यान बिना पीछे मुड़े ही अपने एक हाथ को लानवांग जी की तरफ कर एक मंत्र पढ़ता है।
और देखते ही देखते लानवांगजी के सारे रूप सूख जाते हैं। लानवांगजी ये देखकर फुली शॉक। ये लिंग पैट्रैक ने कैसे किया? वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, मास्टर, ये आपने कैसे किया? ये कौन सी विद्या है? ऊशान बस अपनी आई रोल करता है और बिना लानवांगजी के सवाल का जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो बहुत पहले ही जान गया है कि लानवांगजी एक जिज्ञासु इंसान है जिसे हर बात जाननी होती है। वो जब भी वुशियान की किसी नई ट्रिक को देख लेता है, उसे सीखने की जिद करता है। ऐसा उसने बहुत बार किया है और ऐसी कई टेक्निक्स को वो सीख चुका है। लेकिन आज वुशियान का लानवांगजी के इन सब तमाशों में शामिल होने का मन बिल्कुल भी नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी बस अपना मुंह बनाते रह जाता है। वो भी फिर वापस कबीला लौट जाता है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। लानवांगजी बहुत कुछ सीख चुका था वुशियान से, लेकिन वुशियान का रवैया लानवांगजी के प्रति अभी भी पहले की तरह ही सख्त था। पर लानवांगजी, उसमें कुछ बदल रहा था वुशियान को लेकर। उसके अंदर बहुत कुछ बदल रहा था, जिसका मतलब जानकर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आजकल हर जगह उसे विवोशान ही नजर आता। उसका ख्याल लानवांगजी के दिल से एक पल के लिए भी दूर ही नहीं होता था, जिससे लानवांगजी की रातों की नींद तक उड़ जाया करती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लानवांगजी अपने बेड पर बस करवटें ही बदल रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही। वो आखिरकार बेड से उठ ही जाता है। वो सोचता है कि उसे थोड़ा सा अभ्यास कर लेना चाहिए, शायद थकने के बाद उसे नींद आ जाए। वो ऐसा ही करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लाख कोशिश के बाद भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी उसी जगह पर अभ्यास करने की जहाँ पर वो शान उसे सिखाया करता था। वो जगह जंगल के अंदर है। वो क्या करे? उसे नींद भी नहीं आ रही। वो यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है कि वो उसी जगह पर जाकर अपना अभ्यास करे। यही सोचकर लानवांगजी निकल जाता है उस जगह के लिए। थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो अपनी प्रैक्टिस शुरू ही करने वाला होता है कि तभी उसे पानी में कुछ हलचल होती महसूस होती है। यहाँ बस एक लालटेन जल रहा है, जिसकी रोशनी पानी तक नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए लानवांगजी वहाँ देख भी नहीं पा रहा सही से कि वो हलचल कैसी है। वो उस तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और इसी कारण वो थोड़ा आगे चलकर किसी से ज़ोर से टकरा जाता है। वो पीछे गिरता उससे पहले ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। लानवांगजी को एक ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके लिए जानी पहचानी थी। तुम यहाँ इस समय कर क्या रहे हो? लानवांगजी कहता है, मास्टर। वो जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक ही कुछ फील करके वो अपनी ही जगह पर जम जाता है। उसका हाथ ऊशान के पानी से भीगे बदन पर ठहर गया था। लानवांगजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ को नीचे करने लगता है। उसका हाथ ऊशान के एब्डोमेन तक ही पहुंच पाया था। तभी उसे अपने हाथों में ऊशान के हाथों की मजबूत पकड़ महसूस होती है। ऊशान कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहकर ऊशान लानवांगजी के हाथ को दूर झटकार देता है और अपने दूसरे हाथ से पास के ही एक लैंटर्न में रोशनी कर देता है। अब सब कुछ इस रोशनी में नजर आने लगा था। लानवांगजी अपने आप को संभाल कर अपना सर ऊपर कर सामने खड़े विवशान को देखता है, तो उसका मुंह शॉक में खुल जाता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने विवशान कम कपड़ों में था। उसने बस अपने लोअर रॉब्स पहने हुए थे और एक थिन लेयर जो उसके ऊपरी शरीर को ढकी हुई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके शरीर का काफ़ी हिस्सा दिख रहा था, जैसे कि उसका चेस्ट एरिया और उसके नीचे का थोड़ा हिस्सा, जहाँ तक लानवांगजी का हाथ पहुँच चुका था। लानवांगजी की आंखें ऊशान के शरीर को ही टटोल रही थी, इस बात से अनजान कि ऊशान की ठंडी निगाहें उसकी हर एक हरकत को देख रही है। लानवांगजी फाइनली जब अपनी नज़रों को उसके शरीर से हटकर उसके चेहरे पर करता है, तो उसकी आंखें ऊशान की कोल्ड आंखों से मिलती हैं और वो अब रियलिटी में वापस आता है। वो अभी क्या कर रहा था? वो इस तरह कैसे लिंग पेट्रा को देख सकता है? लानवांगजी तुरंत अपनी जगह से पलट जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर। मैं तो यहाँ पर अभ्यास के लिए आया था।
क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मैं कबीले में अपना अभ्यास ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये आपके स्नान का समय होता है इस जगह पर। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। विभीषण कुछ नहीं कहता, बल्कि वो वहाँ से पलटकर एक बड़े से पत्थर के पीछे चला जाता है। लालवांगजी विभीषण का कोई जवाब ना पाकर अपनी टेढ़ी नज़रों से थोड़ा सा पलटकर पीछे देखता है। लेकिन ये क्या, मास्टर तो यहाँ पर है ही नहीं। वो तुरंत पीछे पलटता है और यहाँ वहाँ देखते हुए विभीषण को आवाज़ लगाने लगता है। मास्टर, आप कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए मुझे बिना बताए? मास्टर। विभीषण उसी पत्थर के पीछे से फुल्ली ड्रेसअप होकर बाहर आते हुए कहता है, शोर मचाना बंद करो। क्या यहाँ के जानवरों को जगाना चाहते हो तुम? लालवांगजी उस तरफ देखता है और कहता है, नहीं मास्टर, मुझे लगा आप चले गए। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। लालवांगजी ऊपर चढ़कर कहता है, बारिश? ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई मास्टर? विभीषण वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। लालवांगजी विभीषण के पीछे पीछे चल देता है। विभीषण एक पत्थर के पीछे छिपी गुफा के अंदर चला जाता है। लालवांगजी भी उसके पीछे आता है। वो कहता है, मास्टर, ये गुफा यहाँ कैसे आई? मैंने पहले इसे कभी यहाँ नहीं देखा। अच्छा, तो क्या ये वही गुफा है जहाँ पर आप रुका करते थे? विभीषण लालवांगजी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। लालवांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, मास्टर, आप कभी मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और ना ही उनका जवाब देते हैं। विभीषण कहता है, आप चुप भी हो जाओ। लालवांगजी फिर कुछ कहने वाला था, लेकिन वो नहीं कह पाता, क्योंकि उसका ध्यान गुफा के अंदर एक एक करके आते हुए खरगोशों पर जाता है, जो बहुत ही प्यारे हैं। उनको देखकर लालवांगजी की आंखें चमक जाती हैं। वो वो उनके पास जाकर एक खरगोश को अपने हाथ में उठा लेता है और उनसे बातें करते हुए कहता है, तुम सब कितने प्यारे हो। क्या तुम सब भी बारिश से बचने के लिए यहाँ आकर छिप गए हो हमारी तरह? हाँ। विभीषण लालवांगजी को देख रहा है, जो उन खरगोशों से बातें कर रहा है, जिनसे उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। वैसे जवाब तो उसे विभीषण से भी नहीं मिलता, फिर भी वो बिना रुके बस बोलते ही जाता है। उसे रुकने वाला कौन है? इस बात को सोचकर विभीषण बस अपना सर शेक कर देता है और सामने गिरती पानी की बूंदों को देखने लगता है। लालवांगजी उन खरगोशों को सहलाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है। वो अब अपने हाथ के खरगोश को उसके बाकी दोस्तों के साथ नीचे रख देता है और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है।